बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड वाले पोर्शन से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर का नाम है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं कि इस बॉइलिंग पॉइंट को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास किसी भी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड मौजूद है, वाटर ले सकते हैं, वाटर मौजूद है इसके अंदर। अब इस लिक्विड को जब हम हीट करना शुरू करते हैं, जब इस लिक्विड को वार्म करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम इसको हीट करेंगे, जब इस लिक्विड को हीट किया जाएगा तो हीट करने से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन तेज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी। उसका नतीजा ये होगा कि इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम हीट करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो इंक्रीज़ होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। और नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, वो होता है 760 टॉर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर। हीट करने से इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। हीट करते करते, टेम्परेचर देते देते एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं लिक्विड में, उन वेपर्स का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जब वो कितना हो जाएगा, 760 टॉर, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस वक़्त हम कहेंगे उस टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं कि ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। जिस तरह वाटर का हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। तो वो एक टेम्परेचर का नाम है। उस टेम्परेचर के ऊपर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो इक्वल हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन हम ऐसे करते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, किसके इक्वल हो जाता है, टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसको हम कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने करना क्या होता है, सिंपली इस चीज़ को जहन में रखना है। हमने हीट दे के, टेम्परेचर दे के लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ाना है। लिक्विड जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो इस चीज़ को याद रखना है कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 760 टॉर होता है एटमॉस्फेयर का, तो हमने उसके इक्वल लेके जाना होता है हीट दे के, टेम्परेचर दे के। अब बॉइलिंग की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि कोई लिक्विड बॉयल कर रहा है, उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम हीट देते हैं तो हीट देने से जो लिक्विड का इंटरनल पोर्शन होता है, जो लिक्विड का इंटीरियर होता है, इंटीरियर में जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इतना इंक्रीज़ होता है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर से बढ़ जाता है। तो उस स्टेज पर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर बड़े बड़े बबल्स बनते हैं, गैस के और वेपर्स के बड़े बड़े बबल्स बनते हैं लिक्विड के अंदर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो बड़े बड़े बबल्स बनेंगे। और आपको पता है कि
गैस की या वेपर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई प्रेशर से मूव करते हैं लो प्रेशर की तरफ। तो बाहर अब लो प्रेशर है, जबकि इसके अंदर जो वेपर प्रेशर है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो ये जो लिक्विड के बबल्स बनते हैं, वेपर्स के बबल बनते हैं या गैस के जो बबल बनते हैं, ये बबल बहुत तेज़ी से सरफेस की तरफ भागते हैं और सरफेस पे आके ये ब्रस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब कोई भी लिक्विड बॉयल करता है तो मसलसल नीचे से बबल्स निकल रहे होते हैं, वेपर्स के या गैस के बबल्स निकल रहे होते हैं। हाई प्रेशर की वजह से, हाई इंटरनल प्रेशर की वजह से वो बबल्स बाहर की तरफ भागते हैं और लिक्विड की सरफेस के ऊपर आके ब्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉइलिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉइलिंग यानी कोई लिक्विड बॉयल कर रहा है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसमें दो पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि बबल्स फॉर्म इन द इंटीरियर। इंटीरियर कहते हैं दरमियान को, इंटीरियर, एंड comes to the surface और लिक्विड की सरफेस के ऊपर आके वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये बॉइलिंग की पहली निशानी है कि लिक्विड बॉयल कर रहा है। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड become constant at boiling point। जब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट समझने वाला है। हम मसलसल हीट दे रहे हैं, वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करते हुए वो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जब हम हीट करते करते वाटर के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ले जाते हैं, इक्वल ले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो 100 डिग्री के ऊपर जब वाटर बॉयल करता है, 100 डिग्री पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। उससे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर सकते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई लिक्विड बॉयल करता है, उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ। एट बॉइलिंग पॉइंट यानी जब बॉइलिंग पॉइंट आता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। उस टेम्परेचर के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी का मतलब क्या मैक्सिमम होगा? टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो 100 डिग्री के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उससे ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर सकते, जितना मर्जी हीट करते रहो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है, जो वाटर हीट एब्जॉर्ब की हुई है वाटर ने, जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, चाहे हम जितना मर्जी उसको हीट करते जाएं, नीचे से जितनी मर्जी हीट देते जाएं। हीट बॉयल करने के लिए कांस्टेंट हीट तो देनी पड़ेगी, लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से राइज नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। जो भी हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे होंगे वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी, यानी जल्दी जल्दी वेपर्स बनेंगे, जो लिक्विड होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी। तो जो हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं वो सिर्फ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करती है, वो उस लिक्विड के जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज नहीं करती। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होता है। जितनी मर्जी हीट देते जाओ उससे ऊपर उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं वो उस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी, वो लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, बस यही फ़र्क आएगा। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रखनी है कि जो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उस टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, यानी उस लिक्विड का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर वो लिक्विड गेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात इसमें आती है, एक डेफिनेशन है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसी भी लिक्विड के एक मोल को, किसी भी लिक्विड के एक मोल को वेपोराइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। हीट रिक्वायर्ड, हीट required to vaporize 1 mole of any liquid। किसी भी लिक्विड के एक मोल को वेपोराइज करने के लिए, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर के लिए ये वैल्यू होती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की 40.6 किलो जाउल पर मोल। यानी वाटर का अगर एक मोल हो, वाटर का हमारे पास एक मोल हो, उस एक मोल को वेपर्स में हमने कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर्स फॉर्म में लेके जाना है, तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो होती है 40.6 किलो जाउल पर मोल। यानी वाटर इतनी हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका एक मोल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं, ये वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इसको हम डेल्टा एच V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो हर लिक्विड की डिफरेंट होती है, कोई लिक्विड ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके उसका एक मोल वेपोराइज होगा, किसी लिक्विड का एक मोल कम हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करके वेपोराइज होगा। तो ये कुछ बातें थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। अब हम कुछ लिक्विड्स को कंपेयर करते हैं ग्राफिकली कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कैसे उनका वेपर प्रेशर बढ़ता है और किस टेम्परेचर के ऊपर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को गेन करते हैं। तो उस ग्राफ के लिए हम अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे टेम्परेचर की वैल्यूज़ लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे रीजन पे टेम्परेचर 0 होगा, यहाँ रीजन, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी 0 होगा। यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस हम लेंगे वेपर प्रेशर, इधर को वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं एक रेड लाइन लगा देता हूँ जो एक्सटर्नल प्रेशर को शो करती है। लिक्विड को बॉयल करने के लिए हमने जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उसको हमने इक्वलाइज करना होगा किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, वो है 760 टॉर। तो जो भी लिक्विड्स हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हमने उनके जो वेपर प्रेशर है उसको हीट करके किसके इक्वल करना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के। जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला लिक्विड हम लेते हैं डाई इथाइल ईथर। 0 डिग्री के ऊपर जो डाई इथाइल ईथर है उसका जो वेपर प्रेशर है वो होता है तकरीबन 200 टॉर। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से 0 डिग्री के ऊपर जो डाई इथाइल ईथर है उसका जो वेपर प्रेशर है वो 200 टॉर होता है। इसको हीट करो, हीट करते जाओ तो इस टेम्परेचर पे आके यहाँ पे इस लाइन को नीचे मिला दो और लाइन को नीचे मिला के देखो क्या टेम्परेचर बनता है। इस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। और डाईइथाइल ईथर जो है ये 34.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉयल करता है। इस तरह से अगर हम अल्कोहल लें तो अल्कोहल का जो 0 डिग्री पे जो होता है उसका वेपर प्रेशर वो कम होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उसको हीट करते जाओ
तो ये तकरीबन इस टेम्परेचर पे आके इसको नीचे मिलाओ तो यहाँ पे तकरीबन 78 डिग्री पर ये बॉयल करना शुरू करता है। इस तरह से वाटर का जो 0 डिग्री पे होता है वेपर प्रेशर वो और कम होता है, वो होता है तकरीबन 4.8 और वो इतना कम होता है। उसको भी हीट करते जाओ, वाटर को हीट करते जाओ तो ये तकरीबन ये 100 डिग्री पे जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अफेक्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये हमें यहाँ से भी पता चलता है। ये जो डाईइथाइल ईथर है, डाईइथाइल ईथर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और हमने पढ़ रखा है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए 0 डिग्री पर ही इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए कम हीट रिक्वायर्ड है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जबकि वाटर का 0 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर है वो 4.8 टॉर होता है। इसका मतलब है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर इतना कम है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो 100 डिग्री पे जाके वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होगा। मतलब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, इसको याद रखना है। यही एक फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ लिक्विड का मैंने आपको कंपेयर करके बताया, और इसमें आपको बताया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अगर वो वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट दे के उसके वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर के। अब हम देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 2 एप्लीकेशंस हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर, ये जो हम घरों में प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं फूड को जल्दी कुक करने के लिए, उसके अंदर हम इससे पहले एक और बात वो मैं भूल के आपको बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, यानी हमने वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। इसका मतलब है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज भी हो सकता है। ये मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कैसे एक्सटर्नल प्रेशर को, फॉर एग्जांपल जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर होता है, 760 टॉर, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसको कम कर दें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर हम मरी हिल्स पे चले जाएं तो मरी हिल्स पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर वो होता है 700 टॉर, वहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं और ऊंचाई पे चले जाएं तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो हवा का दबाव है वो और कम हो जाता है। ऊंचाई की तरफ जाएं तो हवा का दबाव कम हो जाता है, वहाँ पे तकरीबन होता है 323 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर। तो वहाँ पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगा 69 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो फूड है उसको कुक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाटर मैक्सिमम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? 69 डिग्री, इतना टेम्परेचर होगा। जबकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे वाटर कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा फूड जल्दी कुक हो जाएगी, कम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे जो फूड होगी
होगी वो जल्दी कुक नहीं होगी, इसलिए जो बुलंदी पे जाते हैं वो प्रेशर कुकर का अपने साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करते हैं। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये मैं डिटेल से बता चुका हूँ। और जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जो फूड होगी वो जल्दी कुक हो जाएगी। तो एक्चुअली प्रेशर कुकर होता क्या है? प्रेशर कुकर एक क्लोज्ड कंटेनर है, एक क्लोज्ड, इसको हम सिंपल ऐसे बना लेते हैं, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ऊपर से ये सील्ड होता है, मतलब वेपर्स जो है वो एस्केप नहीं कर सकते। इस तरह से क्लोज्ड कंटेनर होता है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम फूड लेते हैं, जो फूड हमने कुक करनी होती है, और साथ हम इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, फूड को कुक करने के लिए फूड और वाटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको ऊपर से बंद कर देते हैं, इसकी लिड को जो सील्ड होती है। जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं ऐसे, तो वाटर जो है ये वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। अब वाटर वेपोराइज होकर बाहर तो नहीं निकल सकता, जो नॉर्मल यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो कितना है, 760 टॉर। अब जो वेपर्स बनेंगे वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे उस एयर के अंदर। अब वेपर्स का उन एयर के अंदर जमा होने का मतलब है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। डाल्टन्स लॉ अगर आपको याद हो तो डाल्टन लॉ हमें यही बताता है कि जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। पहले सिर्फ यहाँ पे एयर थी, एयर का जो प्रेशर है वो कितना था, एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 760 टॉर। जब साथ वेपर्स भी आ गए तो उनका प्रेशर भी साथ ऐड होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। नॉर्मली वाटर कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, 100 डिग्री, यानी वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 100 डिग्री। किस प्रेशर के ऊपर, 760 टॉर के ऊपर। लेकिन जब ये वेपर साथ मिक्स होकर इस एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देंगे तो ये वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये तकरीबन ये कहा जाता है कि प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 15 psi तक, पाउंड पर स्क्वायर इंच तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये वैल्यू बनती है तकरीबन 760 टॉर, यानी इतना जो है एक्सटर्नल प्रेशर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इतना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो फूड होगी उसके अंदर वो जल्दी कुक हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर में इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए, इसी रूल को यूज़ करते हुए कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हम प्रेशर कुकर के अंदर फूड को अर्ली कुक कर सकते हैं, जल्दी कुक कर सकते हैं। ये तकरीबन वाटर जो है वो फिर उसका जो हीट एब्जॉर्ब है वो तकरीबन 125 डिग्री, यानी इतनी हीट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो जो फूड होगी वो जल्दी कुक हो जाएगी जब वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरी एप्लीकेशन है इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ से हम जो एयर है उसको रिमूव कर दें, एयर प्रेशर को कम कर दें, उसको हम वैक्यूम कह देते हैं। नॉर्मल एयर प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर। अगर हम एयर को रिमूव कर दें किसी जगह से, इस एयर के प्रेशर को कम कर दें, तो हम कह रहे हैं हम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उस टेक्निक को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। सपोज़ हमारे पास दो लिक्विड मिक्स हैं, A प्लस B। अब A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और जो B का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 60 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों मिक्स हैं। हम दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इन लिक्विड्स को डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, अप टू 40 डिग्री। अब 40 डिग्री किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ए का, तो ए के जो वेपर्स होंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ए वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा।
जब ए वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इन वेपर्स को कंडेंस कर लिया जाता है। कंडेंस का मतलब इनको ठंडे करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसको कंडेंसर में से पास करेंगे तो कंडेंसर में पास होने के बाद ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस लिक्विड को हम दोबारा से एक अलग पॉट के अंदर, एक अलग बर्तन के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, तो इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ए सेपरेट हो जाएगा, बी यहाँ पे रह जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन भी डिस्टिलेशन ही होती है, लेकिन हम वो डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके जो डिस्टिलेशन की जाती है उसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेशन performed under reduced pressure, यानी प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके जो डिस्टिलेशन की जाती है उस डिस्टिलेशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम कर लेते हैं। जाहिर बात है अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है ग्लिसरीन। इस लिक्विड को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसको हम डिस्टिल नहीं कर सकते, इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर होता है, 760 टॉर, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 290 डिग्री सेल्सियस। एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर होगा तो इस ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 290 टॉर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी टेम्परेचर के ऊपर ये ग्लिसरीन जो है ये कह लो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती, इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, ये टूट के किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम इसे इस टेम्परेचर पे डिस्टिल करना चाहें तो ग्लिसरीन डिस्टिल नहीं होगी, ये डीकम्पोज हो जाएगी, ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी, किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए इस टेम्परेचर पे हम इसको डिस्टिल नहीं कर सकते, ग्लिसरीन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। अब इसका तरीका क्या है? हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है ताकि ग्लिसरीन डीकम्पोज ना हो। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हमें किसको डिक्रीज करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर को। जाहिर बात है एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके वैक्यूम क्रिएट करके इसको लेके आते हैं 50 टॉर पर। जब एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर पर होता है तो उस वक्त जो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 210 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो ग्लिसरीन है उसको हम इजीली डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर जो ग्लिसरीन है वो डीकम्पोज नहीं होती, वो टूट फूट का शिकार नहीं होती। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस प्रोसेस के। वैक्यूम डिस्टिलेशन के 2-3 एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज यही है कि जो लिक्विड डीकम्पोज होते हैं उनकी डीकम्पोजिशन से बचा जा सकता है, उनको डीकम्पोज होने से बचाया जा सकता है अगर हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के ज़रिए उनको डिस्टिल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये इकोनॉमिकल है, इसमें बचत होती है, ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम नहीं होता, फ्यूल की भी बचत होती है और टाइम की भी, टाइम भी बच जाता है, टाइम भी कम लगता है। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, अगर हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा तो ज़्यादा ईंधन यूज़ होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इतना टेम्परेचर देते हैं तो कम ईंधन लगेगा, ठीक है, फ्यूल कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो फ्यूल की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। तो इसलिए जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है इसको परफॉर्म किया जा सकता है ऐसे लिक्विड्स के लिए जो जिनके डीकम्पोज होने का ख़तरा हो, तो उनको वैक्यूम डिस्टिलेशन के ज़रिए हम डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से वो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो बॉइलिंग होती है किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग को कंटिन्यू करने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर हम हीट देना रोकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो लिक्विड बॉयल करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से कम हो जाएगा, लिक्विड बॉयल करना छोड़ देगा। तो मसलसल जब हम हीट देते रहते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल रहता है, तो लिक्विड बॉयल करता रहता है। इसलिए कांस्टेंट हमें हीट देनी पड़ती है किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए।
उसके बाद 2-3 जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं इसको बातें बताई थी कि जो लिक्विड बॉयल कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए, और ये एक पॉइंट मैंने स्पेशली आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी उससे ज़्यादा हीट लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर इसमें ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन है, ये याद करनी है। वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आपने देख लेना है ग्राफ को। और इसके बाद ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एप्लीकेशन प्रेशर कुकर के अंदर भी हम क्या रूल यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फूड जल्दी कुक हो जाती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लिक्विड की डीकम्पोजिशन से बचा जा सकता है, टाइम कम लगता है, फ्यूल कंजप्शन भी कम होती है। और ये वैल्यूज़ याद कर लेना है एमसीक्यूज़ में कि वाटर जो है वो मरी हिल्स पे कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है और माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन जो है हेल्पफुल लगी होगी। डिटेल से मैंने एक एक बात आपको समझाने की कोशिश की जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, लोअर लेवल से लेकर थोड़ा अपर लेवल तक। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।